नहीं चाहते इस दुनिया में अपना राज जमाना, नहीं चाहते औरों के मुंह की रोटी खा जाना। सत्य न्याय के लिए हमारा लोहू सदा बहेगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। और बचपन में जब हम स्कूल जाते थे, स्कूल में देशभक्ति के गीत गाए जाते थे तो इंसानियत भाईचारे से भरी ये भावना हमारे दिलों में भर जाती थी। जब स्कूल जाना छूटा, हम बड़े हुए तो पता चला कि हमारे इर्द गिर्द एक पूरी जमात खड़ी बैठी है जो अपना राज स्थापित करने के लिए खून बहाने तक के लिए तैयार है। उस राज की बुनियाद ही धार्मिक कट्टरता पर टिकी है। पीएफआई ने पूरे हिंदुस्तान को ही इस्लामिक स्टेट में बदलने की तैयारी कर ली है। वो इसके लिए किसी हद तक भी जा सकता है। इस्लामिक तौर तरीकों को नहीं मानने वालों को जड़ और मूल से नष्ट कर सकता है। उसके पास इसका पूरा प्लान है। उसके इस प्लान को कामयाब बनाने के लिए दुनिया के कई इस्लामिक देश उसका साथ दे रहे हैं। आज हम आपको पीएफआई के हर एक प्लान के बारे में बताएंगे कि कितना खतरनाक है पीएफआई का इरादा और वो खतरा हम और आप सबके कितना करीब है। तो पटना के फुलवारी शरीफ के अहमद पैलेस में 11 जुलाई को जो छापेमारी की गई, उसके बाद जिन संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया, उनके पास से पीएफआई का सीक्रेट डॉक्यूमेंट बरामद हुआ। यह सीक्रेट डॉक्यूमेंट सिर्फ और सिर्फ पीएफआई के सदस्यों के लिए है, जिसमें पीएफआई के नापाक मंसूबों का पूरा काला चिट्ठा है, जिसमें पीएफआई का सपना, पीएफआई का मकसद, पूरा प्लान, पूरा का पूरा रोड मैप और ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। आप भी जानिए और समझिए, इसलिए हम आपको पीएफआई के पूरे प्लान को एक्सपोज कर रहे हैं। तो जिहादियों का हिंदुस्तान पर कब्जे का यह पूरा प्लान, जिसका पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था, कैसे देश के 9 जिलों में 75% मुस्लिम आबादी और देश के 9 जिलों में 75% इस मुस्लिम आबादी को बढ़ाते जाना है, उससे कैसे अपने मंसूबे को पूरा करना है। 2047, जी हां, ये वो इंडिया 2047 उनका प्लान था जिसे डिकोड कर लिया गया है। और आपके सामने टीवी स्क्रीन पर उनका ये रोड मैप, उनका ये पूरा का पूरा प्लान जो न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के स्क्रीन पर आप इस वक्त देख रहे हैं। और इनका यह मंसूबा कितना खतरनाक था, हिंदुस्तान को कैसे ये कट्टरपंथी इस्लामिक स्टेट बनाने की फिराक में थे, जिसके लिए युवाओं को इनके साथ जोड़ा जा रहा था। इस मकसद के लिए कई राज्यों से फंडिंग मिल रही थी, कई राष्ट्रों से फंडिंग मिल रही थी। और ऐसे में इस प्लान के सामने आने के बाद इनके मंसूबे सामने आ चुके हैं। कैसे युवाओं का ब्रेन वॉश किया जा रहा था। इस संगठन से जोड़ने के पीछे इनका मकसद सिर्फ नुपुर शर्मा तक अपनी सोच को दिखाना नहीं था, बल्कि हिंदुस्तान को मुस्लिम इस्लामिक राष्ट्र के तौर पर तब्दील करने की इनकी पूरी साजिश थी। एम्पावर इंडिया फाउंडेशन के तहत यह रोड मैप बनाया गया। 2047, जी हां, 2047 तक भारत में इस्लामिक सरकार बनेगी। इस कोशिश में ये लोग जुटे हुए थे। जीत के लिए बहुसंख्यक होने की आवश्यकता नहीं है। ये इनकी सोच की लाइनें आपको बता देंगी कि कैसे मुस्लिम बहुल राष्ट्र बनाने के लिए लोगों को जोड़कर उनके ब्रेन वॉश किए जा रहे थे। तो इंडिया 2047 के पहले पन्ने में सिर्फ टाइटल है और लिखा है कि भारत में इस्लामिक शासन की ओर। एक बात इसमें और लिखी है, वो है इंटरनल डॉक्यूमेंट, नॉट फॉर सर्कुलेशंस। यानी ये किसी और के लिए नहीं है, सिर्फ खुद के लिए है। इसको दूसरे लोगों तक नहीं पहुंचाना है ताकि इनका मकसद कहीं एक्सपोज ना हो जाए। भारत
2047 जो इनका कोड था, जिसकी तरफ ये बढ़ रहे थे, दूसरा पन्ना क्या कहता है वो भी जरा जान लीजिए। देश के 9 जिलों में 75% मुस्लिम आबादी है। पूरा आंकड़ा डिटेल रखा गया है। 9 जिलों को छोड़कर मुस्लिमों की स्थिति बदतर है, ये इसमें अंकित है। अंग्रेज हिंदुओं से सहानुभूति रखते थे, अंग्रेज मुस्लिमों को प्रताड़ित करने का काम करते थे। मुसलमानों को बचाने की जिम्मेदारी हमारी है। समुदाय को बचाने के लिए नेतृत्व को उभारना होगा। दूसरा पन्ना इनकी सोच को जाहिर कर रहा है। तीसरे पन्ने पर क्या कुछ लिखा है वो भी जरा जान लीजिए। और एक एक पन्ने पर एक एक लाइन इनकी जिहादी सोच को दिखाती है, इनकी कट्टरता को दर्शाती है। 2047 तक यानी 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना है, क्योंकि यही इनका मकसद है। 2047 तक मुस्लिम समुदाय के पास राजनीतिक सत्ता होगी और इसी सत्ता का इस्तेमाल ये किस रूप में करने वाले हैं, ये पूरा खाका बनाया गया था। एम्पावर इंडिया फाउंडेशन के तहत बना ये रोड मैप कितना खतरनाक है, कितना विस्फोटक है, ये समझा जा सकता है। 2047 तक भारत में इस्लामिक सरकार बनेगी, ये इनकी सोच थी, ये इनका उद्देश्य था, ये मकसद था। जीत के लिए बहुसंख्यक होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। 10% मुस्लिम भी पीएफआई के साथ अगर आ जाएं, यानी इसका सदस्य बन जाएं, इसमें जुड़ जाएं, वो कायर बहुसंख्यक को घुटनों के बल पर ला सकते हैं। इशारा किसकी तरफ है, ये जग जाहिर है, सब कुछ साफ है। लक्ष्य को पूरा करने के लिए पीएफआई के हर लीडर के पास प्लान मौजूद है। मुस्लिम युवाओं की बात करें तो मुस्लिम युवाओं को बताया जाना जरूरी है, किसी भी तरह इस्लामिक शासन स्थापित करना है, ये तीसरा पन्ना इनका जाहिर करता है। चौथे पन्ने पर क्या कुछ लिखा है जरा ये भी जान लीजिए। मुसलमानों को तलवार, रॉड और हथियार चलाने का प्रशिक्षण दें, यानी जो सदस्य हैं उन सदस्यों को टारगेट भी दिया गया है कि करना क्या है। हिंसा का टारगेटेड इस्तेमाल अपनी ताकत दिखाना है, ये दिखाना होगा और ये करना भी होगा। हिंसा का इस्तेमाल बहुसंख्यकों को टेरराइज करने के लिए जरूरी हो जाएगा। कैडर में जो अच्छा करेंगे उन्हें फायर आर्म्स और विस्फोटकों की ट्रेनिंग तक दी जाएगी। मकसद के लिए राष्ट्रीय ध्वज, संविधान और अंबेडकर का इस्तेमाल करने की बात तक इस चौथे पन्ने में लिखी गई है। एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी ज्यादा से ज्यादा घुसपैठ करना जरूरी होगा। हाल के दिनों के तमाम अगर वाकयों को आप देखेंगे तो इस पर भी इनकी सोच का असर नजर आता है। शासन और प्रशासन की ज्यादा से ज्यादा जानकारी इकट्ठा की जानी चाहिए, यानी इस कदर वहां पर पैठ बना लीजिए कि हर एक छोटी बड़ी जानकारी आपके पास मौजूद हो। चुनाव जीतने के लिए एससी, एसटी और ओबीसी के साथ गठजोड़ करें आप। आरएसएस और एससी, एसटी, ओबीसी के बीच दरार पैदा करना इनका मकसद रहा। आरएसएस को सिर्फ अपर कास्ट हिंदुओं के पक्षधर के रूप में दिखाया जाए, यानी लोगों के बीच वैमनस्व के स्तर पर फैले, इसकी पूरी कोशिश यहां पर की गई। मुस्लिमों के साथ एससी, एसटी और ओबीसी को अपनी पार्टी बनानी होगी, यानी इन लोगों को अपने साथ जोड़ लीजिए और दिखाया जाए कि अपर कास्ट से आपकी दूरी कितनी है और वैमनस्व पैदा कर दीजिए। हथियार और गोला बारूद के स्टॉक को भी बढ़ाना होगा। पीएफआई को मुस्लिमों के एकमात्र संगठन के रूप में पेश करना होगा, यह भी यहां पर साफ तौर पर इस चौथे पन्ने में लिखा गया। पीएफआई 50% एससी, एसटी और ओबीसी का विश्वास हासिल करेगा और इसीलिए कहा गया कि बहुसंख्यक होने की जरूरत नहीं है, ताकत एकजुटता में, और वो एकजुटता आप अपने आप में दिखा लीजिए और इस तरह से देश के अंदर वैमनस्व पैदा कर दीजिए। पांचवा पन्ना क्या कहता है? इस्लामी सिद्धांतों पर आधारित एक नया संविधान घोषित किया जाएगा, यानी अगर अपने टारगेट में ये सफल हो जाते तो इसी तरफ इनकी कार्य प्रणाली आगे बढ़ती। इसके लिए बाहरी ताकतों की मदद ली जाएगी, यानी दूसरे देशों से भी ये लोग जुड़े हुए, जो भी खिलाफ होंगे उन्हें एलिमिनेट यानी कि खत्म कर दिया जाएगा।
मुस्लिम युवाओं में कट्टरपंथ बढ़ाने के लिए बाबरी मस्जिद, मुस्लिमों की लिंचिंग का इस्तेमाल किया जाए। अब आप कैसे ये संगठन काम करता है ये समझ गए होंगे। छठा पन्ना, हर घर में पीएफआई सदस्य की भर्ती की रणनीति इसमें तैयार की गई थी, यानी कि हर एक मुस्लिम परिवार और उस परिवार से एक सदस्य पीएफआई में शामिल हो। हर घर से एक व्यक्ति को संगठन में भर्ती किया जाएगा और अगर ऐसा नहीं कर पाए, एक को पार्टी में शामिल कर लिया जाए। उन्हें अपने मैगजीन या फिर आर्टिकल का पाठक बनाना होगा, यानी जोड़ने के लिए हर एक हथकंडा अपनाया गया। हर घर को किसी भी तरीके से अपने टच में रखना है। योग सत्र और स्वस्थ लोग स्वस्थ राष्ट्र अभियान की आड़ में पीएफआई काम करेगा, यानी आप इस दिशा में भी जुड़े रहिए, लोगों को पता न चल पाए कि आप कर क्या रहे हैं और आपकी मंशा क्या है। मुस्लिम बहुल इलाकों में जमीनों का अधिग्रहण इसका हिस्सा है और यही सोच इस छठे पन्ने में दर्शाई भी गई। सातवां पन्ना क्या कहता है और हर पन्ने पर क्या लिखा गया और इस लिखावट का मजनून क्या है, इसके पीछे मंशा क्या थी, वो आपके सामने न्यूज़ 18 इस वक्त रख रहा है। हिंदू संघ परिवार के नेताओं का डेटाबेस तैयार करना होगा, यानी उससे जुड़े हुए लोगों की एक एक छोटी बड़ी हर डिटेल जानकारी रखिए। नेताओं को ट्रैक करने के लिए ऑफिस के लोकेशंस को ट्रैक करना होगा। फ्रेंडली इस्लामिक देशों की मदद लेनी होगी, यानी कि एक सोच रखने वाले तमाम जो देश हैं उनको अपने साथ जोड़कर रखिए और उसका फायदा वक्त आने पर उठाइए। पीएफआई ने तुर्की के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित किए हैं और तुर्की किस तरीके से काम आता है वो जग जाहिर है। कुछ अन्य इस्लामी देशों में मित्रता विकसित करने के प्रयास भी जारी हैं, यानी इस मकसद में ये लोग जुटे हुए हैं और लोगों को जोड़ने की, राष्ट्रों के साथ अपने मित्रता को और गहरा करने की कोशिश और मंशा इनकी साफ जाहिर हो रही है। तो 7 पन्नों में इनके विध्वंसक सोच और साजिश की एक एक परत आपके सामने हमने रख दी। हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ इस वक्त सीधे पटना से लाइव जुड़ गए हैं। अमित, इन 7 पन्नों में इनके विध्वंसक सोच जाहिर होती है, इनके मंसूबे जाहिर होते हैं, लेकिन अब इसके आगे क्या हो रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये 7 पन्ने जो हैं इनके नापाक मंसूबे को ना सिर्फ जाहिर कर रहे हैं बल्कि ये भी बता रहे हैं कि ये लोग कितने जो हैं देश के प्रति जहर अपने मन में रखते हैं। और अब चूंकि ये पूरा मामला जो है वो पटना पुलिस के जांच के दायरे में आ चुका है, अनुसंधान के दायरे में आ चुका है, तो अब अनुसंधान की बात कही जा रही है, चाहे पुलिस मुख्यालय से हो या पटना के एसएसपी, दोनों ही तरफ से जो सरकारी बयान है वो दिए जा रहे हैं कि अनुसंधान जारी है, जल्द ही आगे और भी गिरफ्तारियां होंगी, तमाम बातें जो है उसको हम लोग खंगाल रहे हैं वगैरह वगैरह। तमाम तरह की सरकारी जो बयान है वो लगातार इस तरह से सामने आ रहे हैं। कल एसएसपी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे थे उस दौरान भी उन्होंने कहा कि जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है उनसे लंबी पूछताछ हुई है, जरूरत पड़ेगी तो आगे भी उन लोगों को रिमांड पे लिया जाएगा। और हमारे आधिकारिक सूत्र जो बताते हैं कि संभवतः आज पटना पुलिस जो है वो इन लोगों को रिमांड पे लेने की अर्जी कोर्ट में दायर करेगी। लेकिन इससे बड़ा सवाल यह है कि आखिर भारत से इतना नफरत क्यों है इन लोगों को, क्यों अपने ही देश के प्रति जो है जहर उगल रहे हैं। और जो नापाक मंसूबा है उसे बजाबता इस तरह से डॉक्यूमेंट में इन्होंने तैयार किया जो हमारे हाथ में भी है, इंडिया 27 टूवर्ड्स रूल ऑफ इस्लाम इन इंडिया। तो ये समझ सकते हैं, जिसकी चर्चा भी आपने की, दर्शकों को आपने बारीक तरीके से बताया भी कि इंटरनल डॉक्यूमेंट है ये, नॉट फॉर सर्कुलेशन, यानी कि ये दूसरे लोगों के हाथ में नहीं जाने चाहिए। जो चुनिंदा लोग हैं जो इनके मिशन में शामिल हैं उन तक ये बात पहुंचे। और इसी को लेकर के ये 7 पन्ने का जो है वो एक कह सकते हैं तो ये दस्तावेज तैयार किया गया था। और ये इसी दस्तावेज में जो बातें रखी गई है उसके हवाले जो है गिरफ्तारी सिर्फ 3 लोगों की अब तक हुई है, लेकिन ये चेन और नेटवर्क बहुत बड़ा है, सिर्फ राज्य तक ही नहीं, इसके तार जो हैं वो इंटरनेशनल लेवल पर भी नजर आ रहे हैं। और जब बात पीएफआई संगठन की होती है, इतने सारे प्रूफ, ये डॉक्यूमेंट, इनकी सोच, इनका मंसूबा, सब कुछ जग जाहिर है। अब सवाल तो ये भी कि क्या इसके ऊपर कोई प्रतिबंध, कोई कार्रवाई की जाएगी? देखिए, सवाल बड़ा है और इसी सवाल को लगातार जो मीडिया हाउसेज है या हम लोग हैं वो लगातार उठा रहे हैं, जिस पर फिलहाल पटना पुलिस ने जो कहा
कि अभी ऐसी विचार जो है सरकार निर्णय लेगी, सरकार के निर्णय के तहत हम काम करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ एक बड़ी खबर और हम दर्शकों को बताते हैं कि ये जो जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है, आईबी की रिपोर्ट पे गिरफ्तारी की गई। ये लोग जो है प्रधानमंत्री के जो कार्यक्रम थे 12 जुलाई को, उसमें ये घटना को अंजाम देने के फिराक में थे। और फिर आईबी ने जब अलर्ट किया, जब सजगता दिखाई, आईबी ने कहा यह भी जा रहा है कि पटना पुलिस ने नहीं बल्कि आईबी ने खुद इन लोगों को गिरफ्तार किया और फिर फुलवारी शरीफ पुलिस के हवाले किया। लेकिन बड़ी खबर यह हम बताने जा रहे हैं दर्शकों को कि 11/6 यानी 11 जून को भी फुलवारी शरीफ के जो एसएचओ हैं उनके तरफ से एक एफआईआर लॉन्च किया गया था। अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर लॉन्च किया गया था, जिसमें नया टोला स्थित जो मस्जिद है वहां पे लोगों की इकट्ठा होने की बात कही गई थी और एक सर्कुलेट किया गया था पंपलेट जो सोशल मीडिया है उस पे, और उसमें जो बातें लिखी गई थी उसे उन्होंने फुलवारी शरीफ के जो एसएचओ हैं उन्होंने अपने एफआईआर में भी दर्शाया, लिखा, अंकित किया कि कुछ लोग जो हैं वो विध्वंस फैलाना चाहते हैं और समाज में जो प्रदेश है वहां पे उन्माद फैलाना चाहते हैं। लेकिन पटना के एसएसपी जो हैं या पटना पुलिस कप्तान जो हैं वो ऐसे तत्वों पर कार्रवाई करवाने के बजाय इसे ठंडे बस्ते में डलवा दिया। ये भी कहा जा रहा है, जो हमारे आधिकारिक सूत्र बता रहे हैं कि जो पुलिस है, स्थानीय पुलिस, वो कार्रवाई करना चाहती थी और इसी मकसद के साथ ये एफआईआर लॉन्च किया गया था, जिसकी परत दर परत भी थोड़ी देर में हम खोलेंगे, दर्शकों को दिखाएंगे। अमित, तो ऐसा क्या हुआ कि एसएसपी ने उस रिपोर्ट पर, उस एफआईआर पर संज्ञान नहीं लिया, उसे जाने दिया गया? देखिए, बड़ा सवाल यही है कि आखिर क्यों नहीं उस समय पटना पुलिस जगी। जब इसका सवाल पटना के एसएसपी से पूछा गया तो वो इसे इस पर खुल करके बहुत कुछ नहीं बोले। लेकिन हाँ, सवाल तो बड़ा है ना कि आखिर जब 11/6 को ही एक एफआईआर लॉन्च किया गया था, अज्ञात लोगों के खिलाफ उनके मंसूबे सामने आ चुके थे, तो उसी समय इन लोगों की गिरफ्तारी करनी चाहिए थी, इन लोगों की पहचान करनी चाहिए थी और सलाखों के पीछे पहुंचा करके कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए थी। तो एसएसपी की भूमिका और एसएसपी की कार्रवाई और कल का उनका बयान, कई चीजें जो हैं वो संदेह के घेरे में भी लाती हैं और उनकी कार्यशैली और उनकी सोच पर भी सवाल खड़े करती है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित इस तमाम जानकारी के लिए।